जय श्री श्याम एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग, यानी कि हमारा जो सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम में पहला पेपर है, पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग, उसको मेरे को कैसे पढ़ना है। ठीक है जी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इसकी चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, साथ साथ टास्क मेटर टेस्ट मेटर क्या है। इसके अलावा आपके दिमाग में जितनी भी क्वेरी आती है ना कि अकाउंट्स को कैसे पढ़ना है, क्या मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए वो स्ट्रेटेजी अलग रहेगी, और आपके दिमाग में जो भी छोटी मोटी क्वेरीज आती हैं अकाउंट्स को लेके, वो सारी की सारी बातों का जवाब हम आज की वीडियो में आपको देंगे। तो आप कहीं ना कहीं आप इसे कह सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये आपको सबको पता है कि पेपर नंबर 1 है अकाउंट्स का। मेरे सीए फाउंडेशन में 4 पेपर है, जिसमें से पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का है। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का है। अकाउंट्स वैसे तो चारों की चारों पेपर की वेटेज कितनी है, 100 मार्क्स की है। ठीक है जी, हाँ जी। और जो मेरा अकाउंटिंग का पेपर है ना, ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है जी, 3 घंटे का समय मिलेगा, जिसके अंदर मेरे को पूरा का पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, या आपने जब आपने सीए फाउंडेशन की जो फुल इन्फॉर्मेशन देखी होगी तो वो आपको इसमें पता लग गया होगा। अब 100 मार्क्स का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 3 घंटे का हमें समय मिलता है इस पेपर को करने के लिए। अब बात आती है कि हमारा सर सिलेबस क्या है। तो देखा आईसीए ने क्या करा है मेरे बच्चों, आपके जो सिलेबस है ना उसको कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सिलेबस को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल्स। एक है मॉड्यूल 1 और एक है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 की वेटेज की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मॉड्यूल 1 की वेटेज है 40 to 50 मार्क्स की, और मॉड्यूल 2 की वेटेज है 50 to 60 मार्क्स की। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर मॉड्यूल 2 की वेटेज ज्यादा है, तो क्या मैं डायरेक्टली मॉड्यूल 2 से स्टार्ट कर सकता हूं? बेटा इन सब बातों का जवाब हम एक एक करके आपको सबको देंगे। बट देखो मॉड्यूल 1 जो है 40 to 50 मार्क्स की वेटेज है, मॉड्यूल 2 की 50 to 60 मार्क्स की है। मॉड्यूल 1 की अगर चैप्टर्स की नंबरिंग करोगे तो मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा होंगे। मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स कहीं ना कहीं लेंथी चैप्टर है, बट लगभग 4 चैप्टर के आसपास है मॉड्यूल 2 के। ठीक है, उसके अंदर बाइफर्केशन है, बट वैसे मॉड्यूल 2 में अगर बड़े बड़े चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 4 चैप्टर है, और कहीं ना कहीं मॉड्यूल 1 में बाकी चैप्टर्स हैं सारे के सारे। तो आपको लगेगा कि सर मॉड्यूल 1 कर ली जाए। तो अब हम बताने वाले हैं आपको व्हाट इज द सजेस्टेड सीक्वेंस फॉर इफेक्टिव स्टडी। इफेक्टिव स्टडी के लिए क्या सीक्वेंस होनी चाहिए हर एक बच्चे के लिए। ठीक है जी, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, वो देखते हैं यार मॉड्यूल 2 की वेटेज ज्यादा है और मेरे पास टाइम कम है, तो मैं मॉड्यूल 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, और मैं कहूंगा नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले मॉड्यूल 1 से। मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करना है। अभी वैसे मैं आपको जब सिलेबस बताऊंगा तो आपको समझ आएगा क्यों करना है। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, डू नॉट मेक मिस्टेक ऑफ डायरेक्ट स्किपिंग टू मॉड्यूल 2। कि आप कई बार क्या करते हैं, आप मॉड्यूल 1 को स्किप करते हैं और डायरेक्टली मॉड्यूल 2 पे चले जाते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आपके पास 3 महीने का समय भी है पेपर के अंदर, तो आपको मॉड्यूल 1 के साथ ही स्टार्ट करना है। ठीक है जी, मॉड्यूल 1 के अंदर देखो, अगर मैं बात करूं इसके अंदर ना कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंट्स क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। उसके बाद जैसे आपके आता है चैप्टर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक, ये है। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, ये चैप्टर्स आपके मॉड्यूल 1 में है। और मॉड्यूल 2 में ना आपको कोर अकाउंटिंग देखने को मिलती है, जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स, एनपीओ, ये वाले। तो कहीं ना कहीं आप अगर मॉड्यूल 2 पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपकी थोड़ी भी अकाउंट्स ऊपर नीचे है ना, तो आपको मॉड्यूल 2 करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेटर का क्या कहा जाता है आपके लिए, अगर थोड़ा भी टाइम है तो मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करना है। और अगर कोई साइंस स्टूडेंट है तो उसके लिए तो 100% है कि उसे मॉड्यूल 1 से ही स्टार्ट करना है, चाहे टाइम हो या ना हो। अब बात करें अगर मॉड्यूल 1 की, तो मॉड्यूल 1 के लिए आपको जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस में करना है। उसकी चैप्टर वाइज वेटेज भी बता रहा हूँ। देखो आपके लिए चैप्टर वाइज वेटेज तब इंपॉर्टेंट रखती है कि जब आपके पास टाइम कम है और उस समय आपको देखना है कि यार कौन सा चैप्टर करा जाए, कौन सा ना करा जाए, या मेरे पास टाइम कम है तो मैं क्या इस चैप्टर को छोड़ सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वेटेज के साथ समझाते हैं। कवर दीज चैप्टर्स विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। आपको ये वाले चैप्टर्स बहुत सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं। माना इसकी वेटेज कम है, बट कहीं ना कहीं अगर आपका ये अगर आपके इसके आप कहते हैं ना, अगर बिल्डिंग मजबूत तभी होगी जब उसका बेस अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर्स है ना, ये बेस है। चैप्टर नंबर 1 है आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसकी वेटेज है 8 से 10 नंबर की। ठीक है जी, थ्योरी चैप्टर है पूरा का पूरा, थ्योरी चैप्टर है पूरा का पूरा, और यहाँ से आपको थ्योरी देखने को मिलती है। थ्योरी देखने को मिलती है 8 से 10 नंबर की। प्रैक्टिकल इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट 8 से 10 नंबर की थ्योरी आपको यहाँ से इस चैप्टर से देखने को मिलती है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर करनी है आपको थ्योरी, थ्योरी स्किप नहीं करनी है। उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक, ये वाले चैप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा रेक्टिफिकेशन भी आता है। बट अगर मैं बात करूं इन चैप्टर्स की, तो इन चैप्टर्स की वेटेज है 4 to 6 मार्क्स की। 4 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है कई बार इनमें से 2 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछ ले जाए, मतलब टोटल 8 नंबर का पेपर पूछ ले जाए। बट वेटेड एवरेज की बात करूंगा मैं तो 4 से 6 नंबर की इसकी वेटेड एवरेज है। बट ऐसा नहीं करना कि आप इसे छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपने जर्नल नहीं समझा,
तो आपको लेजर नहीं समझ आएगा, लेजर नहीं करोगे तो ट्रायल बैलेंस नहीं समझ आएगा, और ये कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट्स में दिक्कत देगा। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझना है। मेरे को पता है कॉमर्स बैकग्राउंड वाले इन चैप्टर को देख के खुश हो गए हैं कि सर हमने तो पहले पढ़ा हुआ है, ये 11th क्लास में तो हमने पढ़ा ही था। बेटा बिल्कुल सही बात है, बट सीए फाउंडेशन इज अ डिफरेंट। अगर 11th-12th वाला सिलेबस है यहाँ पर, तो आपको तो सीधा फिर सीए फाउंडेशन एग्जाम क्रैक कर क्लियर हो जाना चाहिए था। अगर सिर्फ 11th-12th का ही सिलेबस होता, ठीक है, तो आईसीए आपसे क्यों यहाँ पर मेहनत करवाता सीए फाउंडेशन एग्जाम क्रैक करने की? तो कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंट है, प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है, क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, कहीं ना कहीं लेवल अप हुआ है चीजों का। तो ये सारी चीजें आपको करनी जरूरी है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कॉमर्स वाले स्टूडेंट को भी कि यार मेरे को ये वाला चैप्टर आता है, ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करें हम, फिर इसके बाद आपको बाकी चैप्टर्स करने हैं इस सीक्वेंस के अंदर, जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं। जैसे आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका अकाउंटिंग प्रोसेस यानी कि सेकंड चैप्टर का ही पार्ट है। इसकी वेटेज है 5 to 8 मार्क्स की। 5 to 8 मार्क्स जो मैं आपको यहाँ पर एवरेज बता रहा हूँ, ये वेटेड एवरेज है। कई बार आपको देखने को मिलेगा 8 नंबर का क्वेश्चन, कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन, और कई बार 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया है इससे। तो आपको ये नहीं कहना कि सर आपने तो 5 to 8 मार्क्स बोला था, बट वेटेड एवरेज के हिसाब से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की वेटेज है 5 to 8 मार्क्स। 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, बट स्टिल मैं बार बार कहूंगा कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐड ऑन हुई है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसे चैप्टर में भी, ठीक है जी। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उसके बाद करना है आपको जब आपका अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक हो गई है। उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस करना है। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, 5 to 8 मार्क्स का इसकी भी वेटेज है। बट मैंने वही कहा कि आपको नहीं पता कि 6 नंबर का पूछेगा, 8 नंबर का, 10 नंबर का, कभी भी कितने भी नंबर का पूछ लेता है। बट अगर हम वेटेड एवरेज के हिसाब से चले तो 5 से 8 नंबर की इसकी वेटेज है। इन्वेंट्री, अब ये कॉमर्स बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट भी है, 11th-12th में अगर आपने पढ़ी हुई है अपने अकाउंट्स, तब भी आपके लिए नया चैप्टर है। बट हाँ, किसी ने बीकॉम में इन्वेंट्री पढ़ लिया तो बात अलग है। 5 to 6 मार्क्स की इसकी वेटेज है। आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार थोड़ी सी दिक्कत देता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए बराबरी चैप्टर कहलाएंगे इनसे। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों ने, कॉमर्स वालों ने। इसकी वेटेज भी 6 to 8 मार्क्स की है, ठीक है जी। कहीं ना कहीं फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी दे सकता है अगर आप उसको ध्यान से ना करें तो। इसके बाद आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी 6 to 8 मार्क्स की वेटेज है। ये भी आपने बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा होता है, बट स्टिल मैं आपको बार बार कहूंगा नए कंसेप्ट है, जैसे एकोमोडेशन ऑफ बिल अपने आ गया, इसके अंदर रिन्यूअल ऑफ बिल है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें 11th क्लास में हमने इतने अच्छे तरीके से नहीं देखी थी। क्वेश्चंस का वो लेवल नहीं था। अगर आपने कॉमर्स पहले भी पढ़ी हुई है 11th-12th में, तो वो क्वेश्चंस का लेवल नहीं था जो यहाँ पर सी फाउंडेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो कृपा करके चीजों को अच्छे से करिएगा। इसके बाद आता है मॉड्यूल 1 के अंदर ही फाइनल अकाउंट्स। पहले जो फाइनल अकाउंट्स है वो मॉड्यूल 2 में होता था, बट न्यू स्कीम में फाइनल अकाउंट्स जो है मॉड्यूल 1 में आ गया है। 8 to 10 मार्क्स की इसकी वेटेज है। फाइनल अकाउंट से कह सकते हैं आप आपकी ना कोर अकाउंटिंग चालू होती है, ठीक है जी। कोर अकाउंटिंग कि बेसिकली अकाउंट्स कैसे बनाने हैं आपको, एक ट्रेडर भाई साहब के यहाँ पर आपको फाइनल अकाउंट्स में वो समझाया जाता है। 8 से 10 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है जी, 8 से 10 मार्क्स की। बट कई बार इससे क्वेश्चन 8 नंबर का भी देखने को मिला और 15 नंबर तक का भी देखने को मिला क्वेश्चन, ठीक है जी। तो बट अगर हम वेटेड एवरेज की बात करें, मतलब पिछले 10 सालों का भी अगर मैं उठा के देखूं सारे के सारे पेपर्स और देखूं कि टोटल कितने नंबर का आया, तो 8 से 10 नंबर की उसकी वेटेड एवरेज आएगी। ये था मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे चैप्टर 40 to 50 मार्क्स के, जैसे मैंने आपको बताया था। बट मैं आपको बार बार कहूंगा, आपको ये चैप्टर्स बहुत सारे दिख रहे हैं नाम से, बट बिलीव मी अगर आप करते हैं तो आप 20 से 25 दिन में या फिर 30 डेज के अंदर मॉड्यूल 1 बड़े आराम से, इत्मीनान से, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आप आराम से कर पाएंगे। अब बात करें अगर मॉड्यूल 2 की, तो मॉड्यूल 2 के अंदर भाई सबसे पहला चैप्टर है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 8 से 10 नंबर की भी उसकी भी वेटेज है। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स अच्छे से कर लिया तो आपको एनपीओ आराम से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है जी। वहां पर बेसिकली आप कह सकते हैं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अकाउंट्स लगभग सेम है, अगर आपने फाइनल अकाउंट समझ लिया तो आपको ये भी आसान रहेगा। इसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड एलएलपी, ठीक है जी। पार्टनरशिप की अगर आप बात करें तो 20 से 25 मार्क्स की वेटेज है। पार्टनरशिप बहुत सारे बच्चे एंड में आते आते जब अकाउंट्स करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पार्टनरशिप छोड़ दूंगा, और मैं बार बार उन्हें यही कहता हूं भाई छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, क्योंकि यू डोंट नो, क्या पता पार्टनरशिप का उतना आसान क्वेश्चन आ जाए जैसे 11th-12th में आया था, ठीक है जी। तो उतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको छोड़ के कुछ नहीं जाना है। पार्टनरशिप एलएलपी की अगर बात करें तो ऐसा मत समझो कि सर 20 से 25 मार्क्स से तो पहले इसे ही कर लेते हैं। बेटा अच्छा खासा इसके अंदर चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपके सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, थ्योरी है, ठीक है जी। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, अगर मैं आपको 11th-12th वाले चैप्टर के नाम याद दिलाऊं तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद गुडविल वैल्यूएशन, तो चलो उसी में समझ लोगे, एडमिशन में आ जाती है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। अब भाई आईसीए का नहीं पता कि आपको कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेगा, हो सकता है एडमिशन से पूछ ले,
15 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट एडमिशन से पूछ ले और 10 नंबर की 5 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन पूछ ले डेथ से और 5 नंबर की थ्योरी दे दे, ठीक है, या 20 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया भाई रिटायरमेंट से, तो यू डोंट नो कि कहाँ से अपना आईसीए पूछेगा। तो पार्टनरशिप देखने में एक चैप्टर है, बट आप देखो ना छोटे छोटे 5 चैप्टर हो गए हैं, ठीक है जी। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पार्टनर, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके अलावा इसमें ना जेएलपी ट्रीटमेंट भी आ चुका है जो आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने 11th-12th में पार्टनरशिप करी भी हुई है ना, तब भी आपके लिए यहाँ पर पार्टनरशिप थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंट है, बट हाँ अगर आपको 11th-12th में पार्टनरशिप समझ आती थी, अच्छी लगती थी, तो यहाँ पर भी समझ आ जाएगी। थोड़ा सा बस आपको ब्रशअप करने की जरूरत है, जो नए कंसेप्ट है उनको समझने की जरूरत है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आपका पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन नया है जो आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा है, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी इंक्लूडिंग पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। तो हमारा पार्टनरशिप है, इसकी वेटेज 20 to 25 मार्क्स की है, जो आईसीएन ने खुद ही क्लैरिफाई करा है। इसके अलावा यहाँ पर आपका आता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो पहले ये वाला चैप्टर जो होता था, ये कहाँ होता था, ये होता था अपने इंटर में, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम भी आप इस चैप्टर को कह सकते हैं, 11th क्लास में कराया जाता था। ये वाला चैप्टर है आसान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो सर इंटर लेवल पे कैसे पहुंचा ये चैप्टर? बेटा कहीं ना ये जो चैप्टर है ये है तो सिंगल एंट्री सिस्टम, बट इसके अंदर ना कई बार आपको मतलब क्वेश्चन किस लेवल का है उस पर डिपेंड करता है। कई बार इतना क्वेश्चन आसान आएगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो कई बार इतना डिफिकल्ट करा जा सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन को कि वो 20 नंबर का क्वेश्चन तक बन सकता है। तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक अच्छा चैप्टर है, एवरेज चैप्टर है, इसे आसान तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आसान क्वेश्चन तो कितना भी बनाया जा सकता है और मुश्किल क्वेश्चन भी इसमें कितना भी बनाया जा सकता है। एनपीओ फाइनल अकाउंट से थोड़ा सा ज्यादा लिटिल बिट डिफरेंट कह सकते हैं, लिटिल बिट लेंदी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं डिफिकल्ट है थोड़ा सा आपका एनपीओ और फाइनल अकाउंट से के कंपैरिजन में। बट पार्टनरशिप एलएलपी कहीं ना कहीं वो 5 चैप्टर हो जाते हैं, तो वो वैसे ही लेंदी हो जाता है कि हम जब फंडामेंटल चालू करते हैं तो अलग एनर्जी होती है और डिसोल्यूशन तक आते आते एनर्जी वैसी ही लो हो जाती है। तो इस वजह से आपको पार्टनरशिप टफ लगता है, बट पार्टनरशिप में है कुछ भी नहीं जो आपको दिक्कत परेशानी देगा। इसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आती है सर हमारे कंपनी अकाउंट्स। इसकी वेटेज भी 15 to 20 मार्क्स की है। पहले इसके अंदर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलते थे, आपकी थोड़ी सी थ्योरी होती थी कंपनी की, इसके अलावा इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर होता था। बट अब भाई साहब कुछ 3 छोटे छोटे नए चैप्टर आ गए हैं, छोटे छोटे नए चैप्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जैसे कि आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस इश्यू राइट इश्यू। ये 3 नए छोटे छोटे चैप्टर हैं, बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू। ये जो इंटर लेवल पे होते थे बट है बहुत आसान, तो आपको ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू, ठीक है जी। देखो तो आपको कंपनी अकाउंट्स में डेफिनेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एक्सक्लूडिंग परचेज एंड रिडम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर, सिंकिंग फंड मेथड। तो ये वाले मेथड आपके नहीं है, इंटर लेवल पे हुआ करते थे, आपको सिर्फ इतना समझना है। इश्यू ऑफ शेयर है, इश्यू ऑफ डिबेंचर है, सबसे लेंदी अभी भी आपके लिए इश्यू ऑफ शेयर्स ही रहेगा। इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, डिबेंचर आपके लिए आसान है, छोटा सा टॉपिक एक। इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस इश्यू, राइट इश्यू भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो आराम से हो जाएंगे। कंपनी वेटेज 15 to 20 मार्क्स की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बोनस इश्यू, राइट इश्यू मैंने बताई दी आपको, तो यह 15 to 20 मार्क्स आपकी कंपनी अकाउंट्स की वेटेज। तो ये इस तरीके से देखो, एनपीओ, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, पार्टनरशिप और कंपनी मिला के ये चैप्टर 50 to 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। बट आपको अंदर जब आपने देखा कि यार कंपनी अकाउंट्स में एक कंपनी अकाउंट नहीं है, उसके अलावा भी छोटे छोटे चैप्टर हैं, पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है, उसके अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब कुछ है, तो इससे पता लगा कि हाँ यार लगभग कहीं ना कहीं मॉड्यूल 2 की वेटेज एक्चुअल में ज्यादा ही है, कोर अकाउंटिंग सीखने को मिल रही है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखी कि हमारे क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या वेटेज है। सीक्वेंस की आपको मैंने बताई कि आपको पहले मॉड्यूल 1 करना है, सबसे पहले मॉड्यूल 1 सारे चैप्टर कर रहे हैं, मॉड्यूल 1 में एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। अगर आपके पास टाइम कम है ना, तब भी आप मॉड्यूल 1 करिए, पास तो आप मॉड्यूल 1 से हो सकते हैं। मॉड्यूल 2 के अंदर सबसे पहले आपको एनपीओ करना है, फिर उसके बाद आप अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है जी। पार्टनरशिप से अगर डर लग रहा है तो पार्टनरशिप सबसे एंड में कर देना, और कंपनी पहले कर लेना, फिर पार्टनरशिप कर लेना। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो, आप आगे पीछे कर सकते हो, देखो डिपेंड करता है इस सीक्वेंस के अंदर। किसी बच्चे को पार्टनरशिप आसान लगती है तो उसको पहले यहाँ पर पार्टनरशिप करना है, कंपनी आसान लगती है तो पहले कंपनी करना है, तो ये तो सीक्वेंस रहेगी, ठीक है जी। तो सीक्वेंस समझ आई, वेटेड समझ आई, आपको सबकी वेटेज समझ आई। अब बात करने वाले हैं हम किसकी, पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपका हर एक क्वेश्चन जो है पेपर पैटर्न के अंदर वो 20 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है जी। यहाँ पर आपसे पेपर के अंदर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो कंपलसरी होगा, यानी कि हर एक बच्चे को करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके मार्क्स कटेंगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है, इसके अंदर आपकी थ्योरी ट्रू फॉल्स पूछी जाती है, थ्योरी प्लस ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन होता है हमारा, हाँ जी।
तो थ्योरी आपको पता है ज्यादातर चैप्टर 1 से देखने को मिलती है, बाकी चैप्टर से भी थ्योरी आ सकती है, ऐसा कुछ मना ही नहीं है, बट ज्यादातर आपको थ्योरी चैप्टर 1 से देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है 20 मार्क्स का, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक एक्सटर्नल चॉइस है कि 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करा और ये पांचों के पांचों भी कर दिए, तब भी आपको 4 क्वेश्चन के ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट कंपलसरी है। बाकी 5 क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। अगर बात करें सर जो 20 मार्क्स का है इसकी वेटेज कैसे होगी, तो देखो वैसे कोई वेटेज आईसीएआई ने डिसाइड नहीं करी है, बट कई बार क्या करेगा 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, कई बार क्या करेगा 12 नंबर का एक और 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, कई बार क्या करेगा 15 नंबर का एक और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, कई बार क्या करेगा 8-8 नंबर के 2 और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। और कई बार क्वेश्चन वो 5th या 6th में ऐसा देखने को मिलता है कि 5 मार्क्स के आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा और आपको बोलेगा कि कोई भी 4 कर लो उसमें से, 5 × 4 20 मार्क्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी वेटेज होती है, जो भी डिसाइडेड नहीं है। कभी 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिया, एक 12 नंबर का एक 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, कभी एक 15 नंबर का एक 5 नंबर का पूछ लिया, कभी 8-8 नंबर के 2 और एक 4 नंबर का पूछ लिया, और कभी कभी क्या होगा सीधा एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछ लिया। लेट्स सपोज आपका रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन मिला के क्वेश्चन बना दिया 20 नंबर का, तो ऐसा 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जहां पर कंपलसरी है, बाकी 5 क्वेश्चन में कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स की वेटेज रहेगा, ये कंफर्म है। इंटरनल वेटेज कोई भी डिसाइड नहीं करी आईसीएआई ने, किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी हो सकता है, तो उसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब बात आती है सर पढ़ना कैसे कैसे है, ठीक है जी। तो प्रिपरेशन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है जी। क्या क्या, एक है कि आप लाइव क्लास से पढ़ सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप टास्क मीटर टेस्ट मीटर को फॉलो करके अपनी रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ सकते हैं। किससे पढ़ सकते हैं? रिकॉर्डेड लेक्चर से। सर ज्यादा बेटर कौन सा है? देखो बेटर दोनों ही है, हमने अपनी तरफ से बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। हाँ, मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बता सकता हूँ। देखो लाइव क्लास के अंदर क्या होगा, लाइव क्लास के अंदर एक शेड्यूल है, ठीक है जी। एक शेड्यूल है कि आपकी क्लास हो रही है लेट्स सपोज सवेरे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो आपको उस शेड्यूल के अंदर उस टाइम पे अंदर अवेलेबल रहना है। तो अगर आपका कोई कॉलेज है, अगर आपकी अदर कोई कमिटमेंट्स हैं, तो आपके लिए बेटर है कि आप रिकॉर्डिंग से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि यार मैं ना ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, तो मैं घर पे बैठ के ना एक शेड्यूल नहीं बना पाता, तो आपके लिए बेटर है लाइव क्लास से पढ़िए, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक है, तो इट्स बेटर कि आप लाइव क्लास शेड्यूल से पढ़िए। हाँ, अगर कोई चैप्टर आपका कोई सब्जेक्ट है जो ठीक है, तो आप उसे रिकॉर्डेड लेक्चर से कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आप वरना ऐसा कर सकते हैं, सबसे बेस्ट जो रहता है कि 2 सब्जेक्ट आप करिए लाइव क्लास से, ठीक है जी, और 2 करिए रिकॉर्डेड लेक्चर से। ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। लाइव लेक्चर्स जो है वो टाइम टू टाइम पे मंथ बाय मंथ बेसिस पे आते रहते हैं, तो लाइव की आपको कोई टेंशन लेनी है कि आप जब भी आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद आपको लाइव लेक्चर उस सब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। आप जिस दिन कोर्स लेते हैं उस दिन से लेकर के जब तक आपका कोर्स की वैलिडिटी है, तब तक के लिए आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर भी आपको 1 से 2 टीचर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप किसी दोनों टीचर का आप एक बार ऑप्शन ट्रायल लेके देख सकते हैं, ठीक है जी। चंदन सर के जो लेक्चर्स हैं अभी लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े फास्ट ट्रैक हैं, और जो प्रीत सर के हैं वो थोड़े से डिटेल्ड वर्जन है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चंदन सर के लेक्चर पे जाइए, टाइम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप प्रीत सर के लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया है। लाइव क्लास से करना चाहो तो लाइव क्लास से कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर से करना चाहो रिकॉर्डेड लेक्चर से। प्रोज एंड कॉन मैंने बता दिए हैं। लाइव क्लास से अगर करना चाहते हो तो ट्राई करना कि कोई भी लाइव क्लास मिस ना हो। बाई चांस तबीयत खराब की वजह से या कुछ अनसर्टेन सिचुएशंस की वजह से आपकी लाइव क्लास आप नहीं ले पाए, अटेंड नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट क्लास होने से पहले उस वाली लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लाइव क्लास से करना चाहते हो उसे लाइव ही करना। ऐसा ना हो कि शुरू की 7 क्लासें आपने लाइव क्लास करी और उसके बाद उसकी भी रिकॉर्डिंग से देख रहे हो, वो बढ़िया नहीं रहता। लाइव क्लास का मजा लाइव क्लास में है और रिकॉर्डिंग का मजा रिकॉर्डिंग में है। इस तरीके से आप लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग की अपनी जो दुविधा है उसको हल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब लाइव क्लास का मैंने आपको बता दिया। अब टास्क मीटर आपको ना सर ये तो बता दिया कि सर टास्क मीटर टेस्ट मीटर को फॉलो करना है। अभी टास्क मीटर टेस्ट मीटर है क्या? तो देखो टास्क मीटर टेस्ट मीटर क्या है, हमने ना कहीं आपके टास्क ना प्री डिजाइन कर दिए हैं कि आपको इस सीक्वेंस के अंदर, जैसे आप कहते हैं ना सर मेरा ना एक प्लानर नहीं बन पा रहा है, मेरा एक स्टडी प्लान नहीं बन पा रहा है, मैं टारगेट डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं। तो हमने क्या करा है, पूरे के पूरे अकाउंट्स के सिलेबस का या किसी भी सिलेबस का पूरा का पूरा आपको ना पूरा सारे के सारे टास्क डिवाइड कर दिए हैं कि आपको सबसे पहले इसकी वीडियो देखनी है, इतनी वीडियो देखनी है, उसके बाद रिवीजन करनी है, कब टेस्ट देना है, कब आपको फर्स्ट वाला चैप्टर की रिवीजन करनी है, टेस्ट देना है, कब मेरे को नए वाला चैप्टर पढ़ना है, ये सारा का सारा टास्क मीटर में डिसाइडेड है। और टेस्ट मीटर क्या है, आपको जो भी टेस्ट मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट कार्ड हमने टेस्ट मीटर के रूप में बना दिया है, जो आप खुद के लिए भी आप देख सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स देखना चाहते हैं कि बेटा तेरी प्रोग्रेस क्या है जरा मेरे को तो आज बता, तो आप कैसे बताओगे? ऑनलाइन लेक्चर है तो भाई साहब आप बोलो मम्मी देखो ये मेरा टेस्ट मीटर, यहाँ पर आप मेरे मार्क्स लिखे हो, मैंने कितने टेस्ट दिए ये भी लिखा हुआ है। अब देखो है क्या, व्हाट इज द टास्क मीटर एंड टेस्ट मीटर।
तो टास्क मीटर के अंदर आपको स्टडी का पूरा टाइम टेबल गिवन है, ठीक है जी, कि किस टाइम पे क्या करना है। और टेस्ट मीटर के अंदर आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस गिवन है कि आपने कौन सा टेस्ट कब दिया था, कितने नंबर आए थे, और सारी की सारी चीजें यहाँ पर एक गिवन है। तो चलिए बात करते हैं इस पे। तो सबसे पहले अगर मैं टास्क मीटर को आपको समझाना चाहूँ तो देखो, टास्क मीटर के हिसाब से अगर आप अपना अकाउंट का सिलेबस करना चाहते हैं तो 90 to 120 डेज में आप कर सकते हैं। लगभग 120 टास्क है हमारे पास, ठीक है जी इसके। तो अगर आप 1 से 2 टास्क, आप बेसिकली हम कहते हैं एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट करने हैं, तो अगर आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स के रोज 2 टास्क कर रहे हैं ना, 2 टास्क कर रहे हैं, तो आप आराम से 90 to 120 डेज के अंदर अपने अकाउंट्स के सिलेबस को टास्क मीटर के हिसाब से खत्म कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बात करें सर टास्क है क्या, देखो टास्क जो भी यहाँ पर डिजाइन करे गए हैं, वहां पर ये इस चीज का ध्यान रखा गया है कि जब भी आप कोई चीज, आप अकाउंट्स का सिलेबस लेके बैठे हैं, तो आप एक टास्क एक बार में खत्म करेंगे। जैसे कि टास्क 1 में आपको बोला गया जर्नल एंट्री वीडियोस 50% अप्रॉक्स 3 आवर्स। ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड टाइम कि अप्रॉक्स 3 आवर का मतलब कि आपको जर्नल एंट्री की जो भी हमारी वीडियोस रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने बताया था टास्क मीटर का यूज कब हो सकता है, जब आप रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री की जितनी भी वीडियोस है उसकी 50% वीडियो, फॉर एग्जांपल 10 वीडियो है तो आपको 5 वीडियो देख लेनी है, जिसको देखने में लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। देखनी मूवी की तरह नहीं है, नोट्स भी बनाने हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 आवर्स का समय है ना, ये रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं है यहाँ पर, वो मतलब 3 घंटे का लेक्चर नहीं है, वो लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का ही होगा। बट आपको नोट्स भी बनाओगे, चीज़ों को समझो, कभी रुकना भी पड़ेगा, ठीक है जी, लिखना भी पड़ेगा। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान रखें, ये 3 घंटे का समय लगेगा। और जैसे कि आपने जर्नल एंट्री की 50% वीडियो देख ली, आपने लिखा कि मैंने किस डेट पे करा है और मेरे को एक्चुअल में कितना टाइम लगा। अब हमने बोला 3 घंटे, हो सकता है भाई साहब तुम सुपर इंटेलिजेंट हो, तुमने 2 घंटे में 2.5 घंटे में कर लिया हो, और हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग गया हो, क्योंकि हमारी अभी पहला टास्क कर रहे हैं सर, एफिशिएंसी नहीं थी तो मेरे को 4 घंटे लग गए। तो यहाँ पर टाइम टेकन लिखना है। उसके बाद देखो टास्क 2 में क्या करना है, आपने जो अपने फर्स्ट टास्क के अंदर जो अपनी सारी चीजें पढ़ी है, समझी अभी तक जर्नल एंट्री, उसको रिवाइज करना है, ठीक है जी। और ये माना गया है कि हर एक टास्क 3 से 4 घंटे की आपकी एवरेज का होगा, हो सकता है उससे कम का भी हो और थोड़ा सा 1 आधा घंटा उससे ऊपर भी चला जाए, 4 साढ़े 4 घंटे। बट ये माना गया है कि हर एक टास्क आप जब भी बैठेंगे आप सिटिंग पे, तो आप हर एक बार जब बैठ रहे हैं सिटिंग पे, तो एक टास्क कंप्लीट करके ही उठेंगे, बीच में नहीं उठेंगे अनटिल अनलेस कोई नेसेसरी काम ना आ जाए। तो डीप रिवीजन ऑफ टास्क 1, फिर टास्क 3 में जर्नल एंट्री की बाकी 50% वीडियो देखनी है। उसके बाद परफेक्ट प्रैक्टिस, पीपी क्या है, परफेक्ट प्रैक्टिस। आपको कोर्स के साथ क्या मिलता है बेटा, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलती है। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर आपको क्या मिलते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, जिसके अंदर जो भी आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड आईसीए के जितने भी क्वेश्चन हैं, आरटीपी है, एमटीपी है और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे के सारे उस चैप्टर की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में अवेलेबल है। आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक कोर्स के साथ मिलेगी, ठीक है जी। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने जनरेटरी के पीपी क्वेश्चंस कर लिए तो इसका मतलब आपने आईसीए मॉड्यूल कर लिया है, आरटीपी कर लिया, एमटीपी कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया। अगर आप हमारे कोर्स मटेरियल का ढंग से यूज कर रहे हैं तो आपको कोई और मटेरियल यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको आईसीए मॉड्यूल भी खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी मन की संतुष्टि के लिए आप जाके आईसीए मॉड्यूल चेक कर सकते हैं कि मेरे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और आपको हाँ दिखेगा सारे क्वेश्चन हो गए हैं, पीपी में सब कुछ कवर है। तो आपने 50% वीडियो कवर करी, जर्नल आपने पीपी के जनरल क्वेश्चन कर लिए, और अप्रॉक्स 4 घंटे का समय लगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो की शायद ड्यूरेशन कम होगी, और आपको यहाँ पर पीपी के जनरल क्वेश्चन करने, फिर डेट लिखी, टाइम लिखा, ठीक है जी। अब कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जो पीपी है, परफेक्ट प्रैक्टिस है, क्या उसमें सॉल्यूशन भी है? तो बेटा पीपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, हाँ उसके हिंट गिवन है अकाउंट्स की। अगर मैं परफेक्ट प्रैक्टिस की बुक की बात करूँ तो सर इसके सॉल्यूशन कहाँ से मिलेंगे? सॉल्यूशन आपको ना बेटा, सॉल्यूशन आपको मिलेंगे वेबसाइट पे, वेबसाइट में मिलेंगे। आपका जर्नल एंट्री का जहां चैप्टर होगा, जर्नल एंट्री का जहां चैप्टर होगा उसके अंदर परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस का एक फोल्डर बना होगा, वहां पर जाके आपको उस पीपी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको अब पीपी के जनरल क्वेश्चन देखने हैं, असाइनमेंट देखना है बेसिकली, यहाँ पर सॉल्यूशन है इसके जहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, आप वेबसाइट पे जाएंगे, जर्नल एंट्री का चैप्टर खोलेंगे, ठीक है जी, रिकॉर्डेड के अंदर, और उसके अंदर जाएंगे तो आपको प्री रिकॉर्डेड के बाद आपको पीपी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो पीपी क्वेश्चन के फोल्डर पे जाएंगे, वहां पर सबसे पहले पीडीएफ लिखी होगी, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। और उसके अलावा आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है तो मेरे को क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, पीडीएफ से देख सकता हूं, उससे भी नहीं समझ आ रहा तो वीडियो सॉल्यूशन देख सकता हूं। सर उससे भी नहीं समझ आ रहा तो भाई साहब चैट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, उससे भी नहीं समझ आ रहा तो बेटा डाउट क्लास होती है मॉर्निंग इवनिंग, वहां पर लाइव क्लास का शेड्यूल में जाएंगे तो डाउट क्लास का शेड्यूल भी गिवन है। उसके बाद जैसे टास्क नंबर 4, फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर पे आए, वीडियो सारी सारी देखी, पीपी के लेजर क्वेश्चन सॉल्व करे, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन करे, 4 घंटा का समय लगा। उसके बाद टास्क 5 के अंदर देखो क्या बताया गया, टेस्ट देना है A1 A2। ये A1 A2 क्या है? देखो जर्नल एंट्री लेजर के आपके टेस्ट लगे होंगे 2, हर एक चैप्टर के ना 2-2 चैप्टर वाइज टेस्ट लगे हुए हैं। आपकी वेबसाइट पे 3 पार्ट्स के अंदर आपके डिवाइडेड है, एक के अंदर प्री रिकॉर्डेड, उसके बाद सेकंड के अंदर आपका क्या होता है टेस्ट सीरीज, और थर्ड में होती है लाइव क्लास। तो आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो A1 A2 जो होगा वो जनरल लेजर का टेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, जब आपने जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस कर लिया है तो A1 A2 टेस्ट देना है टास्क नंबर 5 के हिसाब से, ठीक है जी। किस दिन दे रहे हो, कितना टाइम लगा, ये आपको लिख देना है। टेस्ट आप परफेक्ट एनालाइजर इसकी हार्ड कॉपी आपको मिल गई है, अगर आपने लिया तो हार्ड कॉपी से आप अपना वहां से देखा, और उसके बाद आपने अपना
टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद उसे अपलोड कैसे करना है वो वेबसाइट पे जहाँ पर आपकी ये टेस्ट लगा हुआ है वहाँ पर भी मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के फोल्डर में। ठीक है जी, उसको आपको अपलोड कर देना है। टेस्ट आपने देने के बाद अपना टेस्ट पूरा का पूरा टाइम के हिसाब से जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से जब दे दिया तो उसके बाद आपने अपलोड करा, स्क्रीनशॉट लेके और पीडीएफ बना के आपने अपलोड कर दिया। ठीक है जी, अपलोड करने के बाद आपको विद इन 5 to 7 डेज वो टेस्ट चेक होके भी मिलेगा जो हमारी फैकल्टीज चेक करके देंगी। तो देखो क्या सीक्वेंस है, पहले आपने कंसेप्ट समझा, उसके बाद रिवीजन करी कोई कहीं ना कहीं उस चैप्टर की, फिर पीपी के क्वेश्चन सॉल्व करे, पीपी के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपने टेस्ट दिया, टेस्ट जो आपने दिया उसके बाद आपने उसे हमारे पास भेजा जो हम उसे चेक करके देंगे। ठीक है जी, तो ये सीक्वेंस रही, चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसको चैप्टर को रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आए, फिर वीडियोस देखी, फिर पीपी क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर उस चैप्टर का टेस्ट दिया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर पे आए, वीडियो देखी, फिर उसके पीपी क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर टेस्ट दिया, फिर उसके बाद अभी तक जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करी, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे ही सोन चलता रहेगा। और इस पूरे के पूरे टास्क मीटर के अंदर आपको कब एमटीपी देना है, कब प्रीवियस कितने चैप्टर का रिवीजन करना है, ये सब कुछ गिवन है। तो टास्क मीटर को फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी स्टडीज आपकी इस अकाउंट्स के टास्क मीटर के हिसाब से हो जाएगी, जिसके अंदर आपकी ना सिर्फ आपकी कंसेप्ट होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टेस्ट भी दे दोगे और टाइम टू टाइम पे रिवीजन हो जाएगी और फुल कोर्स एमटीपी भी हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर सर मैं लाइव क्लास कर रहा हूं तो मैं टास्क मीटर को फॉलो कर सकता हूं। तो देखो अगर लाइव क्लास कर रहे हो ना तो आपको लाइव क्लास के हिसाब से चलना है कि फॉर एग्जांपल मैं वहां पर आपको जनरल लेजर करा रहा हूं तो आपने जनरल लेजर कर लिया, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बेटा अब जाके ना पीपी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पीपी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद आपको मैं बोलूंगा कि बेटा अब जाके ना टेस्ट दे दो, तो आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट मीटर का यूज कर पाओगे, फिर इसका यूज नहीं कर पाओगे। हाँ, इसके अंदर भी लिख सकते हो कि सर आज इस डेट पे मेरा कंसेप्ट हो गया है, इतना टाइम लगा, उसके बाद मैंने सॉल्व कर लिए पीपी के क्वेश्चंस, उसके बाद मैं इस चैप्टर पे आ गया हूँ, वहां पर भी भर सकते हो। बट हाँ, आप वहां पर कंसेप्ट वीडियो को यूज नहीं कर पाओगे, कंसेप्ट वीडियो तो आप लाइव क्लास से कर रहे हो, बाकी आप चीजों को देख सकते हो कि मैं कब और कितना कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप टास्क मीटर का यूज कर सकते हैं। अब ये A1 A2 जो मैंने आपको बताया, देखो ये टेस्ट मीटर के अंदर आपने जिस दिन दिया, अब ये टेस्ट मीटर की मैंने आपको, ठीक है जी, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर नेम, टेस्ट कोड, टेस्ट डेट, मार्क्स कोड, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स कोड, रिमार्क्स, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, जैसे आपका लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का टेस्ट 1 है, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में ये तो A1 टेस्ट है, 30 मार्क्स का ये टेस्ट है, किस दिन पे दे रहे हो, कितने नंबर आए। रिमार्क्स के अंदर क्या लिखना है सर, तो रिमार्क्स के अंदर आपको जब टेस्ट चेक होके मिलेगा तो आपको लिखना है कि भाई उसमें आपके कुछ क्वेश्चन गलत होगा तो आपने एक करेक्शन कॉपी बनानी है, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो ना उसकी करेक्शन कॉपी बनाओगे और करेक्शन कॉपी के अंदर जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो जाके वहां पर पूरा का पूरा सॉल्व कर दोगे। रिवीजन के टाइम पे ना वो करेक्शन कॉपी बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी, उस करेक्शन कॉपी से ही आपको जब भी आपको पेपर होगा या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, फुल कोर्स एमटीबी दे रहे हैं, तो करेक्शन कॉपी के हिसाब से ही आपको पता लगेगा कि मेरे किस चैप्टर में क्या गलतियां होती हैं। तो आप जब पूछते हैं ना सर मेरे को रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन के लिए आपको देखो जब पीपी के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप वहां पर ना स्टार मार्क करते चलिए, जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, यूनिक लगता है, लेंदी लगता है तो उसे स्टार मार्क करते चलिए। उसके अलावा जब आप टेस्ट मीटर जब आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट के अंदर जहां जहां गलती हुई है वो सारी की सारी गलतियां हमने करेक्शन कॉपी में लिख दी और यहाँ पर करेक्शन कॉपी का पेज नंबर लिख दिया। तो आप जब भी आप यहाँ पर टेस्ट मीटर में आएंगे तो आप देखेंगे यार मेरे को ना लेजर एंड ट्रायल बैलेंस रिवाइज करना है, तो पीपी के क्वेश्चन पे गए, स्टार मार्क वाले पे क्वेश्चन पे गए, उनको रिवाइज करा, उनको हाथ से बनाया, बाकी क्वेश्चंस को आपने गो थ्रू करा, उसके बाद अपनी करेक्शन कॉपी के उस चैप्टर पे आए, टेस्ट दिया था यहाँ पर और देखा कि मेरी क्या गलतियां थी, तो गलतियां रिवाइज हो गई, इसके क्या क्या होगा वो गलती दोबारा नहीं होंगी। तो उस तरीके से आप पूरा का पूरा टेस्ट मीटर दे पाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट हैं जैसे मैंने बताया और उसके बाद आपके फुल कोर्स एमटीबी भी है। तो ये हो गया टेस्ट मीटर। अब आपको कुछ जो आपके दिमाग में पॉइंट्स आते हैं कि सर कितने टाइम पहले सिलेबस हो जाना चाहिए, बाकी सारी चीजें वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक हमने सिलेबस देख लिया, हमने पेपर पैटर्न देख लिया, हमने देख लिया कि किस सीक्वेंस में करना है, हमने देख लिया टास्क मीटर टेस्ट मीटर क्या है, हमने देख लिया लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग में मेरे को किसको करना है, जो भी आपको बेटर लगे आप उसको कर सकते हैं। अब उसके अलावा कुछ आपके पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो सिलेबस लेंदी है तो इस बात का ध्यान रखना कि ना रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका अगर पेपर से पहले 100% कोर्स नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट रिवीजन करके जाना जरूरी है। चाहे आप 70% सिलेबस आपने करा हो, 70% की रिवीजन जरूरी है। तो इसलिए आपको कहा गया आपको सिलेबस जो है ना पेपर से कम नहीं तो 1.5 महीने पहले कंप्लीट कर लेना है। पेपर से 1.5 महीने पहले आपको नया पढ़ना छोड़ देना है, नया पढ़ना छोड़ देना है और उस समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। 1.5 महीने भी कम टाइम कह रहा हूं मैं, एक्चुअल में अगर 2 महीने देखोगे ना तो 2 महीने इनफ है। बट हाँ 1.5 महीने अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने लेट शुरू करा है तो 1.5 महीना तो लास्ट है, बिल्कुल लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है 1.5 महीना। इसके बाद जा रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने मार्क्स जो है वो कम करने की उम्मीद पे जा रहे हो। अब यहाँ पर ये जो मैं पूरा का पूरा आपको प्लान बता रहा हूँ, ये मैं 90+ का प्लान बता रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बिलीव मी और नॉट, अगर आपने कंसेप्ट वीडियो अच्छे से देखी है, आपने टेस्ट दिए सारे के सारे, पीपी के सारे क्वेश्चन करे हैं, रिवीजन के लिए आप परफेक्ट रिवीजन बुक का यूज कर रहे हैं, तो बिलीव मी दुनिया की कोई ताकत आपको उस सब्जेक्ट में नहीं हरा सकती अगर आपने सारी की सारी चीजों को फॉलो करा है। तो 90+ मार्क्स कंफर्म है। जी हाँ, तो सबसे पहले सिलेबस आपका 1.5 महीने पहले हो जाना चाहिए। आपको रिवाइज करते रहना है ओल्ड कंटेंट। बच्चे क्या करते हैं, मैंने मॉड्यूल 1 हो गया सर, मॉड्यूल 2 कर रहा हूँ, मैं कंपनी अकाउंट्स पे हूँ, कंपनी अकाउंट्स पे हूँ, बट मेरे को ना मॉड्यूल 1 याद नहीं है सर, रिवाइज नहीं करा तब से, जब पहली बार करा था तभी टेस्ट दे दिया था, उसके बाद याद नहीं है। भाई साहब
जब आपने अपना जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडी कर लिया फॉर एग्जांपल, और उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन पे आए, तो रेक्टिफिकेशन जब खत्म हुआ ना, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो अकाउंटिंग प्रोसेस जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडी कैश बुक रिवाइज करेंगे। जब रेक्टिफिकेशन खत्म करके आप बीआरएस खत्म कर रहे हो, तो बीआरएस जब खत्म कर रहे हो तो रेक्टिफिकेशन और उससे पहले वाले चैप्टर का रिवीजन करोगे। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, पुराने वाले चैप्टर और ज्यादा रिवाइज होता रहेगा। यानी कि जब मैं आखिरी चैप्टर पे आऊंगा, आखिरी चैप्टर जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो पहला चैप्टर मुश्किल मिनिमम 5 से 6 बार रिवाइज हो चुका, मिनिमम 5 से 6 बार। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करते रहना है। एग्जांपल के लिए जैसे जब आप एनपीओ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वाइल डूइंग आपको रिवाइज करना है एनपीओ। जब आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप उसके बाद था ना एनपीओ के बाद, तो जब पार्टनरशिप कर रहे हैं तो एनपीओ रिवाइज होगा। जब कंपनी कर रहे हो तो पार्टनरशिप रिवाइज होगा। इस तरीके से पुराने वाला कंटेंट रिवाइज होता रहेगा, और एंड तक आप देखेंगे 5 से 6 रिवीजन हर एक चैप्टर की हो गई हो मिनिमम। चैप्टर वाइज टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मैं आपको बताया। चैप्टर वाइज टेस्ट हर एक चैप्टर कंप्लीट कब होगा, जब आपकी कंसेप्ट होगा, पीपी के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद टेस्ट होगा। ठीक है जी, कोई भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है जी, मिनिमम एक टेस्ट तो देना ही देना है, और दोनों देंगे तो बहुत ही बढ़िया है। मार्क करने क्वेश्चंस इन विच यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना पीपी के, जब पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी स्टार मार्क करते चलिए। ठीक है जी, स्टार मार्क कर दिया। अब रिवीजन के टाइम पे मेरे को इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। उसके बाद जब मैं रिवीजन कर रहा हूं, मेरे को फिर से स्टार मार्क वाले क्वेश्चन में दिक्कत हुई, तो उस पर दोबारा स्टार मार्क कर दीजिए कि भाई साहब ये 2 बार दिक्कत दे चुका है, फिर दिक्कत देगा, वैसे दिक्कत नहीं देगा, फिर 3 बार मार्क कर दीजिए। तो इस तरीके से ना आपके पास पेपर के जो पेपर से पहले का जो 2-2.5 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, अकाउंट्स के पेपर के पहले तो होते हैं, बाकी सब्जेक्ट में नहीं होते। तो पेपर से पहले जो 1.5-2 दिन के अंदर आपको रिवीजन की बात आती है ना, सर मैं क्या पढ़ूं, तो उसके अंदर ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस करने हैं, करेक्शन कॉपी जो बनाई है टेस्ट की वो करना है। यही सारी चीजें आपको पास कराएंगी और एंड टाइम पे रिवीजन कराएंगी। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक क्या है, मैंने आपको बताया। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर आपको बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है जी, जिसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है और पीडीएफ सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। परफेक्ट एनालाइजर क्या है, परफेक्ट एनालाइजर के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट मिल गए हैं। हर एक सब्जेक्ट के क्या मिल गए हैं, टेस्ट मिल गए हैं। ठीक है जी, हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट की हार्ड कॉपी मिल गई है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि टेस्ट तो वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज में भी अवेलेबल है। और परफेक्ट रिवीजन बुक क्या है सर, एक परफेक्ट रिवीजन मटेरियल है, एक्चुअल में इसका नाम परफेक्ट है। ठीक है जी, हाँ जी, परफेक्ट रिवीजन मटेरियल। रिवीजन के लिए आप नोट्स के बाद अगर आप चाहते हैं कि कंसाइज नोट्स हो, तो वो परफेक्ट रिवीजन के अंदर आपको नोट्स मिल जाते हैं, उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसकी से आप रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी चीजें। इसके बाद मैंने आपको बताया, गिव एटलीस्ट 5 to 6 फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर। पेपर से पहले मिनिमम 5 से 6 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। जैसे और मॉक टेस्ट पेपर देने की सीक्वेंस में ऐसा नहीं कि सर 5-10 दिन बाद एग्जाम है, आज MTP 1 दे रहा हूं, कल MTP 2, फिर MTP 3। भाई चेक होके नहीं मिला, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी क्या गलती है। टेस्ट देने के देखो मेरे हिसाब से ना 2 से 3 रीजन होते हैं। पहला, उसके चक्कर में मेरी रिवीजन हो जाएगी। दूसरा, मेरी को गलतियां मेरी पता लग जाए, ताकि वो गलतियां मेरी एग्जाम में ना हो। और ये कब होगा, जब टेस्ट कोई एक्सपर्ट फैकल्टी चेक करके आपको बताएगी बेटा यहाँ गलतियां हैं, इसको ठीक कर ले, और उसके बाद आप उस चीज को रिवाइज करेंगे, और उसको इंप्रोवाइज करने के बाद, इंप्रूव करने के बाद फिर अगला टेस्ट देंगे। तो आपने रिवीजन 1 करी, आपने MTP 1 दिया, उसके बाद MTP 1 चेक होकर मिला, इतने आपने रिवीजन करी, MTP 1 की गलतियां देखी और देखा ये गलतियां MTP 2 में ना हो, फिर आपने दोबारा रिवीजन 2 करी और फिर MTP 2 दिया, और इस तरीके से आगे बढ़ना है। MTP वाइज आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, साथ साथ रिवीजन करनी है। तो मल्टीपल रिवीजन होगी, तो आप 10वें MTP तक अगर आपने 10 के 10 MTP दे दिए जो आपके कोर्स में लगे हुए हैं, तो भाई साहब तभी आपके MTP के अंदर देखना 80-90 नंबर आने लग जाएंगे। ठीक है जी, और बिलीव मी और नॉट, आप जब MTP के अंदर जितना स्कोर आ रहा ना, तो आखिरी MTP जब आप दोगे पेपर में जाने से पहले, उतना ही लगभग उसके आसपास 5 to 10% का ऊपर नीचे आपको पेपर में देखने को उतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चाहे पेपर कितना भी लेंदी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी आसान हो, आपको मार्किंग करनी है एरियाज की जहां पर आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है जी, ताकि वो नेक्स्ट MTP में आप रिवाइज कर सके। करेक्शन कॉपी जब आप बना रहे हो, तो यहां पर ये चीजें हल हो जाएंगी। इसके बाद बेटा आपको थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे थ्योरी को इग्नोर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का जो है ना, वो थ्योरी का है। ठीक है जी, थ्योरी के लिए आपको जो फर्स्ट मार्क्स का जो है, वहां पर जो थ्योरी पूछी जाती है, वहां पर लगभग 8 से 10 नंबर की थ्योरी और बाकी ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। तो ट्रू फॉल्स आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में मिल जाएंगे, थ्योरी आपको परफेक्ट रिवीजन बुक जो कोर्स के साथ मिली है वहां से आप कर लेंगे। तो चैप्टर 1 वहां से आपकी पूरी की पूरी थ्योरी जो भी एग्जाम में आने लगे वो सारी की सारी हो जाएगी। बाकी चैप्टर्स की भी थ्योरी की मैंने वो सारी की सारी पढ़नी है पेपर में जाने से पहले। परफेक्ट रिवीजन बुक आखिरी के 1.5 से 2 महीने के अंदर रोज आपको रिवाइज करनी है। 1.5 से 2 महीने जो आखिरी के हैं, उसमें रोज परफेक्ट रिवीजन बुक को पढ़ना है। आप बेसिकली इस तरीके से आपको एक एक चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अलावा सेपरेट नोटबुक प्रिपेयर करनी है आपको असेसमेंट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। देखो, जब भी आप कोई चैप्टर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने जर्नल करा, एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, जैसे कंसेप्ट हुआ, हाँ जी कंसेप्ट हो गया, उसके बाद पीपी क्वेश्चंस हुए, देन टेस्ट हुआ, और उसकी मेरी एक रिवीजन हो गई, तो मैंने एक टिक मार दिया। जब इन सारी जगह पे टिक लगेगा तभी मैं उस चैप्टर को कंप्लीट मानूंगा। अगर मेरा चैप्टर कोई एग्जांपल कंसेप्ट हो गया है, किसी की पीपी क्वेश्चन हो गया, बट मैंने टेस्ट नहीं दिया, तो मेरे लिए वो चैप्टर इनकम्प्लीट है। जब इस तरीके से चलोगे ना,
तब जाके आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे। ये सीक्वेंस है, ये बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड टेस्टेड तरीका है आपके एग्जाम को क्रैक करने का। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बिलीव मी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बार बार मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है जी। अब वही कॉमनली आस्क्ड क्वेरी अगर हम बात करें कि सर मैं साइंस स्टूडेंट हूं तो मैं क्या करूं। बेटा साइंस स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो, मॉड्यूल 1 से ही स्टार्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, ये वाले जब बेसिक्स ऑफ जर्नल वाला चैप्टर हमने कवर करा लाइव क्लास में भी और प्री रिकॉर्ड में भी, उसको करोगे आपको बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी वहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो साइंस स्टूडेंट हो तब भी मॉड्यूल 1 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है जी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, मॉड्यूल 1 इस तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें सर ट्रिकी असाइनमेंट करना जरूरी है। आपको पता है आपको बेसिक असाइनमेंट मिलता है और ट्रिकी असाइनमेंट मिलता है। बेसिक असाइनमेंट हमने टास्कमेट में कवर करा है बट ट्रिकी नहीं करा है। ट्रिकी उस बच्चे को करना है जिसके पास थोड़ा सा इनफ टाइम है कि भाई मैं ना फुल कोर्स एमटीबी दे रहा हूँ, मेरे लगभग 80-90 नंबर आ रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ मेरे 95, 98, 99, 100 मार्क्स आए अकाउंट्स के पेपर में, तो आपको ट्रिकी असाइनमेंट करना है। या फिर आपका सिलेबस खत्म हो गया, आप टेस्ट दे रहे हो और आपके 80 नंबर के आसपास आ रहे हैं और आप चाहते हैं इस नंबर को और बढ़ाना, मैं 90+ लाना चाहता हूँ, तो फिर ट्रिकी क्वेश्चन करने हैं। बट अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो ट्रिकी क्वेश्चन मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सर वर्किंग नोट्स के स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। बेटा अकाउंट्स के अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है, अकाउंट्स के अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है जी। तो इसलिए आपको कहा जाता है आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है अकाउंट्स के अंदर उतना करिए, ठीक है। आपको सीधी सीधी पोस्टिंग समझ आ रही है उतनी करिए, क्योंकि उसके मार्क्स हैं, वर्किंग नोट के भी मार्क्स हैं। और आपके एग्जाम के अंदर अकाउंट्स के पेपर में 40% से ज्यादा वेटेज आपकी वर्किंग नोट्स की होती है। इसलिए हम आपको कहते हैं वर्किंग नोट्स का प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट्स में होने चाहिए। प्रेजेंटेशन अकाउंट्स में बहुत ज्यादा मैटर करती है, शॉर्ट फॉर्म आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अकाउंट्स के एग्जाम में। तो जब आप टेस्ट पेपर दे रहे होते हैं ना, तो ट्राई करिए कि आप शॉर्ट फॉर्म का बिल्कुल भी यूज ना करें, ठीक है जी। जब आप एमटीबी दें एटलीस्ट, और जब आप एक्चुअली पता है कि अकाउंट्स के पेपर में हर कोई चाहता है कि मेरे 90 मार्क्स आए, बट बहुत कम बच्चे इस सपने को साकार कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं बड़े रफ तरीके से। जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमें लगता है यार फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 15 मिनट में कर भी लिया, तो मेरी स्पीड बिल्कुल ठीक है। बट पेपर में हमें इतना ज्यादा भर दिया जाता है कि सर शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत तरीके से होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट लिखा होना चाहिए हर लेजर में। तो वही जो 15 नंबर का क्वेश्चन मैं 15 मिनट में कर पा रहा था, वो पेपर में मेरे को करने में लगेंगे 20 से 25 मिनट। और वो जब पहली बार 20 से 25 मिनट लग रहे हैं, मेरे दिमाग में एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा फुल फॉर्मेट के साथ पेपर कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि पेपर लेंदी हो गया। बेटा पेपर लेंदी नहीं हुआ था, एक्चुअल में आपने ना तरीका ही गलत चुना था कि आप यहाँ पर सोच रहे हो कि टेस्ट मैच के अंदर मैं शॉर्ट बॉल खेलूंगा और वहां पर बाउंसर संभाल लूंगा। कैसे संभाल लोगे बाउंसर? तो आपको ये सारी की सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब आप पीपी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ट्राई करिए कि 50% क्वेश्चन विद फुल फॉर्मेट बनाया जाए। एमटीपी हमेशा विद फुल फॉर्मेट के साथ दिया जाए, तभी आपको पता चलेगा, तभी आप वहां पर आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो वर्किंग नोट स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इसका ध्यान रखना है आपको। 40% से ज्यादा कई बार आपके क्वेश्चंस के अंदर वर्किंग नोट्स की वेटेज होती है। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूरा का पूरा चैप्टर एक तरह से वर्किंग नोट के अंदर आ जाता है, तो वहां पर वर्किंग नोट की वेटेज 50% से भी ज्यादा चली जाती है। इस स्पीड टेस्ट नेसेसरी टू सॉल्व? देखो स्पीड टेस्ट इसलिए बनाए गए हैं कि ना आपकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी इंक्रीज हो, एक्यूरेसी इंक्रीज हो, टाइम थोड़ा सा आपका क्वेश्चन को करने का कम लगे, तो इसलिए स्पीड टेस्ट बनाए गए हैं। तो नेसेसरी नहीं है, बट चाहे तो कर सकते हैं, और लगता है कि यार टाइम नहीं है तो कोई नहीं, इग्नोर करिए। पार्टनरशिप अकाउंट्स इज टू लेंदी, कैन आई स्किप इट? पार्टनरशिप अकाउंट्स लेंदी है, क्या मैं स्किप कर सकता हूं? मैंने शायद पहले भी बताया था इस बात का जवाब। देखो पार्टनरशिप लेंदी है, बट अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं, आपने 11th-12th में पार्टनरशिप करी हुई है, तो छोड़ के बिल्कुल मत जाइए, बट हाँ एक बेसिक कर लीजिए। ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन मत देखना, बट एक बेसिक समझ लो, थोड़ी सी चीज़ों को अपनी 11th-12th वाले कंसेप्ट को रिवाइज कर लो, ताकि अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाता है तो पेपर के अंदर दिक्कत ना हो, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों की एंड तक आते आते क्वेरी आ जाती है, मेरे को पता है अभी आपकी नहीं है, और अभी आपके दिमाग में यही है कि मेरे को 90+ लाने हैं, और 90+ लाने का कोई भी एक ट्रायल एंड 90+ लाने का सिर्फ कोई भी ना आप कह सकते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए यही है कि सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है जी, और अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारे टेस्ट देने हैं, सारी रिवीजन करनी है, बस यही तरीका है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, आप इस तरीके से करेंगे तो 100% आपको अपने अकाउंट्स के एग्जाम के अंदर अपने 90+ नंबर लेके आ पाएंगे। अकाउंट्स के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।